से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि स्कूल की जमीन है जिसपे दबंगों का कब्जा है और लंबे वक्त से ये कब्जा है, जिसके बाद अब प्रशासन जागा और इस पर कार्रवाई शुरू हुई है। देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कहीं न कहीं गरीब तबके के लोग वो उजागर अपना समस्या कर रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाए जो पहले जो गरीब तबके के लोग कहीं न कहीं बाहर नहीं निकल पाते थे, न्याय की गुहार नहीं लगा पाते थे, जी। आज वो लोग बाहर निकल कर के न्याय की गुहार लगा रहे हैं। प्रधानपति ने शिकायत की थी, लगातार देखा जाए 1 साल से शिकायत चल रही थी, जिसके बाद एक कमेटी गठित होती है, उसके बाद उस जमीन की पैमाइश होती है। आज उस जमीन की पैमाइश हुई है, कमेटी ने जाकर के वहाँ जाँच की है और वहाँ देखा जाए तो जिस तरह से 50 साल से जो दबंग है वो एक कमेटी बना करके और उस स्कूल की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, वहां पर ईख की फसल लगाए हुए हैं। लगातार देखा जाए तो बेशकीमती जमीन है। देखिए कई अगर बात की जाए 20 लाख रुपए बीघा से ज्यादा की जमीन है जिस पर दबंगों का कब्जा है। 50 साल से लगातार उस जमीन को बो रहे हैं, उसमें जो फसल है उसका पूरा मुनाफा उठा रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो प्रधानपति शिकायत करता है जिला अधिकारी से, जिला अधिकारी एसडीएम सदर को निर्देश देते हैं, उसमें एक जांच कमेटी बनती है, जांच कमेटी उसमें जांच करती है और देखती है कि जिस तरह से स्कूल के नाम पर वहां पर बिल्डिंग बनी हुई है और 12 साल से वो स्कूल बंद है, उसका कोई वहां पर अगर दस्तावेजों की बात की जाए, बीएसए अधिकारियों की बात की जाए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मालूम तक नहीं है कि 12 साल पहले वो स्कूल चलता था। लेकिन आज की बात की जाए तो दबंग उस पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। लगातार देखा जाए तो गन्ने की फसल उस जमीन पर है और उसी के साथ साथ देखा जाए तो फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। मेरठ की अगर बात की जाए तो बेशकीमती जमीनों पर सदर तहसीलदार की बात की जाए या फिर उपजिला अधिकारी की बात की जाए, वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। ये नगला सेगू का मामला है जहां पर जो जमीन है उस पर बेशकीमती जमीन पर जो दबंग है उनका कब्जा था। प्रशासन जल्दी कुर्की की कार्रवाई करेगा। बिल्कुल अतुल, देखिए ये बेशकीमती ज़मीन बताई जा रही है जहां पर ये स्कूल की ज़मीन है। स्कूल बनता इतने सालों से इस ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था। कहीं ना कहीं जो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कहते आए हैं कि लगातार अपराधियों पर और इस तरह के दबंगों पर शिकंजा कसा जा रहा है और वही कार्रवाई देखने को भी मिल रही है। इसके साथ ही साथ इस शिकंजे में और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरह से दबंग इतने साल से 50 साल से ज्यादा का वक्त है जब से इस पर कब्जा है, क्या उन पर भी कार्रवाई की जा रही है? देखिए ऋतु, और सरकार के मंत्री विधायकों के संरक्षण में इस तरह से दबंग जमीनों पर कब्जा करते थे, लेकिन उसी के साथ साथ देखा जाए आज भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है। योगी जी का साफ तौर पर कहना है हर एक अधिकारी के लिए कि जिस तरह से जो माफिया है उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो जमीन है, अवैध कब्जे हैं, सरकारी जमीन हो, एमडीए की जमीन हो, एलएमसी की जमीन हो, जिन पर अवैध कब्जा है सभी को कब्जा मुक्त कराकर वहां पर सरकारी अस्पताल बनाए जाए, तालाब बनाए जाए। गांव की जमीन है तो उस पर कहीं ना कहीं छात्रों के लिए स्कूल और फील्ड की व्यवस्था की जाए और कहीं ना कहीं कंप्यूटर लैब बनाई जाए। तो उसी को लेकर के अगर मेरठ की बात की जाए तो ये 33 बीघा बेशकीमती जमीन पर प्रशासन का कुर्की का शिकंजा जल्द ही कसा जाना है। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो और सरकारों में जो मंत्री विधायक ऐसे दबंगों को संरक्षण दिया करते थे, आज की बात की जाए, उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इन दबंगों को धराशायी करने के लिए प्रशासन कार्रवाई करता है। प्रशासनिक टीम गठित होकर के इन पर शिकंजा कसा जाता है। मेरठ की बात की जाए तो सदर तहसील जो जिला अधिकारी हैं ओजस्वी राज, उन्होंने अभी तक 800 बीघा को लगभग 10,000 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है, राजस्व के खाते में वहां पर कार्रवाई की है। तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज भी जिस तरह से बेशकीमती 33 बीघा जमीन की पैमाइश हुई है उस पर जल्दी कुर्की की कार्रवाई देखने को मिलेगी। ठीक है अतुल, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। स्कूल की ज़मीन पर कब्जा मुक्त कराने के लिए भारी पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी ने पैमाइश करने के बाद ज़मीन पर अब कुर्की की कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल हमारे साथ तहसीलदार हैं, सदर तहसीलदार हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या कार्रवाई की जा रही है? सतीश कुमार हमारा नाम है जो है, और इस समय जो है स्कूल की ज़मीन पर वर्तमान में गन्ने की फसल बोई हुई है, जिसके संबंध में पैमाइश करा ली गई है। जो भी फसल स्कूल की ज़मीन पर है उसको रिपोर्ट प्रस्तुत श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में 145 के अंदर कुर्की की कार्रवाई करी जाएगी। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकारी ज़मीन, स्कूल की ज़मीन पर कब्जा करना, उसके बाद फसल बोना, उसको लेकर के क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके संबंध में उपजिलाधिकारी महोदय अपने स्तर से न्यायालय में जो भी उनका जुर्माना होगा, जो भी स्तरीय कार्रवाई होगी वो उनके स्तर से करी जाएगी। जो स्कूल है सर, कब से बंद पड़ा हुआ है, कितना पुराना स्कूल है, इसके बारे में बताइए। अभी लोगों द्वारा बातचीत करेगी तो कोरोना काल से ही वर्तमान में ये स्कूल बंद है। अभी वर्तमान में कोई स्कूल में कोई शिक्षा अध्ययन संबंधी कोई कार्य नहीं हो रहा है। कितनी बीघा ज़मीन है जिस पर कुर्की की कार्रवाई आने वाले भविष्य में होने वाली है? लगभग 9,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन जो है ग्राम नगला सेकू की है, और 2530 स्क्वायर मीटर जो भी ज़मीन है उसका ग्राम नगला इचौली की है, जो स्कूल के नाम से राय सोवलिको में दर्ज है।
ग्राम प्रधान की शिकायत के बाद जो ये ज़मीन है, मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये स्कूल है, बंद पड़ा हुआ है, काफ़ी लंबे समय से ये स्कूल बंद है और इसी को जो इसकी ज़मीन है उस पर फ़िलहाल जो स्कूल की कमेटी है वो ज़मीन अपनी बो रही है। ईख की फसल खड़ी हुई है। दूसरी तरफ अगर देखना चाहेंगे तो ये वही ईख की फसल है जिस पर आज प्रशासन की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर पैमाइश करने के बाद कुर्की की कार्रवाई का आश्वासन गाँव के प्रधान पति को दिया गया है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से लगातार कार्रवाई का दौर जारी है, प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो लगातार उस ज़मीनों पर कब्जा अब मुक्त करा रहे हैं कि जो सरकार की ज़मीन है या फिर अवैध रूप से कुछ लोग और किसान जो कब्जा करते हैं, उन सभी पर ज़मीन पर लगातार प्रशासन का शिकंजा कसा जा रहा है। मेरठ के अंदर अगर आज बात की जाए तो नगला सीकू गाँव है जहाँ पर 33 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है जिस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। ईख की फसल है, स्कूल की ज़मीन पर कमेटी के द्वारा फसल बुवाई गई है। उसके खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपदा नियंत्रण और बाढ़ को लेकर बैठक है। शाम 6:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ये बैठक लेंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो लगातार उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है और इसको लेकर अब जहां पर टीमों को एक्टिव किया गया है तो वहीं पर तैयारियां कितनी हैं, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बाढ़ से नियंत्रण को लेकर किस तरह से निपटना है उसके लिए निर्देश दे दिए थे और कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं वो कितने तैयार है इसका कहीं ना कहीं जायजा लेंगे। तो आपदा नियंत्रण को लेकर शाम 6:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बैठक है और इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। और अधिक बातचीत करने के लिए संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, बाढ़ का खतरा लगातार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मंडराने लगा है। कई ऐसे इलाके हैं जो इसकी चपेट में आने वाले हैं। इसके लिए निर्देश तो दे दिया गया है तमाम टीमों को कि एक्टिव रहने की जरूरत है, लेकिन कितनी तैयारी अधिकारियों की है और शायद इसी तैयारी का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ ये बैठक ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक बुलाई है और बैठक का जो मेन मकसद है, कारण है, कह सकते हैं कि आपदा नियंत्रण को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के पश्चिम जो जिले हैं वहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा देखने को मिला है। चाहे हम गाजियाबाद की बात कर लें, चाहे फिर हम उसके बाद चाहे मेरठ की बात कर लें, तो इस जगह में लगातार जो है बाढ़ का खतरा वो काफी ज्यादा रहा है। उससे नियंत्रण पाने को लेकर के ये नियंत्रण बोर्ड की बैठक जो होगी काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से बाढ़ को लेकर के मॉनिटरिंग पहले से करते चले आ रहे हैं। और उसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी समीक्षा बैठक कर चुके हैं और अपने उन अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं जो विभाग के उनके अपने अधिकारी हैं, जिनको पहले से ही कहा गया था कि बाढ़ नियंत्रण को लेकर के लगातार सतर्क रहें और आप लोग फील्ड पे रहें और फील्ड पे रहने के बाद से कंट्रोलिंग करें कि कहां पे बाढ़ का जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है। अगर जल स्तर बढ़ता है तो उसको दूसरी नदियों में प्रवाह किया जाएगा उस पानी को, तो कहीं अगर ऐसी जगह होगी जहां पर इसको प्रवाह किया जाएगा वो ऐसी जगह पे प्रवाह नहीं किया जाएगा जहां पे गांव क्षेत्र होंगे या निचले स्तर पे अगर पानी का बहाव होगा वहां पे उनको रोक दिया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो बाढ़ कंट्रोल रूम बनाया गया था, इसके साथ ही साथ में बाढ़ को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा कर रहे थे। इसके साथ ही साथ अगर बात कर ले तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वो लगातार निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। चाहे सीतापुर की बात कर ले, चाहे लखीमपुर की खीरी की बात कर ले, बाराबंकी की बात कर ले, जहां पे बाढ़ आने की संभावना जताई जाती है वहां की जगहों पे जाकर के स्वयं जो है जल शक्ति मंत्री निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ में बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, तो वहां भी जो अपने अधिकारियों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। बिल्कुल संदीप, और देखिए ये अलर्ट मोड कितना नजर आता है इसी की समीक्षा करेंगे। आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समीक्षा बैठक की है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना समेत 4 राज्यों में होने वाले चुनाव की समीक्षा की गई। मध्य प्रदेश के नए उभरते हालात पर चर्चा की गई। तो कर्मठ और ईमानदार उम्मीदवारों के चयन की गहन समीक्षा हुई। तो चारों राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर समीक्षा की गई। काम को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। तो वहीं बीएसपी बैलेंस ऑफ पावर बनकर जरूर उभरी है। तो चुनाव से पहले बीएसपी की तैयारी, 4 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर बीएसपी अब एक्टिव नजर आ रही है और इसी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने ये बैठक की समीक्षा की। कितनी तैयारियां और किस रणनीति के तहत इन चारों राज्यों में उतरना है,
संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, चुनावों को लेकर हर पार्टी एक्टिव है, लेकिन बीएसपी एक अलग रुख देखा जा रहा है उसका। 4 राज्यों में चुनाव है और उसमें किस तरह से उतरना है इसकी समीक्षा की गई और बैलेंस ऑफ पावर की बात की गई। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे बसपा सुप्रीमो मायावती लगा जो है अपने उन राज्यों का जो कार्यकर्ता एक्टिव मूड पे है, यानी कि अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने चेंज कर दिया, बदल दिया। इसलिए बदल दिया क्योंकि वहां पे चुनाव होने हैं, चुनाव के साथ साथ रणनीति तय करनी है। उस नई रणनीति के तहत उतरना चाहती है बसपा सुप्रीमो, क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अपना अपने पार्टी का सुप्रीमो, क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अपना अपने पार्टी का विस्तार करना है, तो उसको कड़ी को लेकर के इस बात को लेकर के समीक्षा की जा रही है। साथ ही साथ वहां के प्रदेश अध्यक्ष या वहां के जिला अध्यक्षों को बुलाया जाता है, उनके साथ बैठक की जाती है, साथ ही साथ में उन्हें निर्देशित किया जाता है कि फील्ड पर रह करके कैसे काम करना है। यानी जिस तरीके से विधानसभा के वहां पे चुनाव होने, उन चुनाव को लेकर के रणनीतियां तय करनी है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो पूरी तरीके से एक्टिव है और इसके साथ ही साथ में जो उनके उत्तर प्रदेश के जो पदाधिकारी बड़े चेहरे हैं, चाहे रामजी वर्मा हो या हम कहते हैं उनके भतीजे आकाश आनंद हो, तो सभी को जिम्मेदारियां दी हैं उन चारों प्रदेशों की और लगातार उसको लेकर के मॉनिटरिंग भी करती नजर आ रही है। उसी कड़ी के लेकर अगर बात करते हैं तो भाजपा पे उन्होंने करके निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से भाजपा जो है भेदभाव की भावना करती है और लगातार हमारे विधायकों को तोड़ती हुई नजर आ रही है। इन सारी चीजों को लेकर के भी उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही साथ में अपने कार्यकर्ताओं को फील्ड पे एक्टिव रहने के लिए कहा गया है, साथ ही साथ में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की भी बात कही गई है। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। इंडिया नाम लगा लेने से ही सब कुछ नहीं होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया नाम लगाया था, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के बयान खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि हम यहां मणिपुर हिंसा की बात कर रहे हैं और पीएम मोदी ईस्ट इंडिया कंपनी की। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपना अहंकार त्यागे और मणिपुर पर देश को विश्वास मिले। तो हम मणिपुर की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। ये बात कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो जहां एक तरफ बीजेपी संसदीय दल की ये बैठक हुई, चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की दिल्ली में अहम बैठक है। केंद्रीय नेतृत्व में होगी उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की ये बैठक। विभिन्न संगठनिक विषयों पर भूमिका को लेकर चर्चा की जाएगी। तो महाजनसंपर्क अभियान के सांसदों से फीडबैक भी लिया जाएगा। बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो कार्यक्रम में सांसदों की ज्यादा भूमिका सुनिश्चित करने की कोशिश है। गांवों में प्रवास कार्यक्रम को लेकर बनेगी आगे की योजना। महेंद्र भट्ट, अजय सहित निर्वाचन सभी सदस्य इस दौरान मौजूद होंगे। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हो सकते हैं शामिल। तो मिशन 24 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और इस दौरान उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व में होगी उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की यह बैठक। अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां जिम्स अस्पताल के डॉक्टर अंकित चतुर्वेदी ने किया सुसाइड। घर में फंदे पर लटका मिला डॉक्टर का शव। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के मकान नंबर 25 में किया सुसाइड। परिजनों की शिकायत पर मृतक डॉक्टर की गर्लफ्रेंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। विदेश में रह रही गर्लफ्रेंड के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना इकोटेक 1 क्षेत्र का ये मामला है। तो जिम्स अस्पताल में ये डॉक्टर अंकित चतुर्वेदी, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, घर में फंदे पर लटक कर आत्महत्या की। आगरा में मणिपुर घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला सुरक्षा संघ प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय महिला सुरक्षा संघ ने जिला मुख्यालय पर हंगामा किया। इस दौरान राष्ट्रीय महिला सुरक्षा संघ की अध्यक्ष प्रियंका वरुण ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
खबर आगरा से है, जहां स्कूल का काम पूरा ना होने पर पिटाई की गई। होमवर्क नहीं करने पर 10वीं छात्र की पिटाई की गई। अध्यापक ने छात्र को डंडे से बुरी तरह पीटा। घायल छात्र को लेकर थाने पहुंचे परिजन। आरोपी अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आरोपी राजीनामा का पीड़ितों पर बना रहा दबाव। तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय अरनोटा का ये मामला है। तो शिक्षक किस तरह हैवान बन गया, आपको ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। छात्र को बुरी तरह से पीटा गया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय अरनोटा का ये मामला है। कानपुर में रावतपुर पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने युवती के तहरीर पर आरोपी पक्ष से 9 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म, लूट, मारपीट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की, जबकि इसमें एक मृत महिला और एक 6 साल का बच्चा भी शामिल है। मामला पुलिस कमिश्नर पीबीपी जोगदंड के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने थाना प्रभारी को फटकार लगाई। उसके बाद एफआईआर से मृत महिला और बच्चे का नाम निकाल दिया गया। खबर गोंडा से है, जहां सीएचसी में डिलीवरी के नाम पर रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। डिलीवरी के नाम पर स्टाफ नर्स का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नर्स 1500 रुपए की रिश्वत की मांग करती नजर आई। वहीं गोंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुजेहना का ये वीडियो बताया जा रहा है। बागपत में स्कूल जा रहे बच्चे से दबंगों ने मारपीट की है। विरोध करने पर पीड़ित बच्चे के परिजनों पर दबंगों ने पथराव किया। पथराव से कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह पूरा मामला खेकड़ा कस्बे का बताया जा रहा है। मेरठ में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की जेब से मिले आधार कार्ड से युवक की पहचान हुई है। पूरा मामला सरधना थाना क्षेत्र का है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू की है। तो ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और इस दौरान ये हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार का एक बार फिर से कहर देखने को मिला, जहां हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना का ये पूरा मामला है। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट से लव जिहाद का मामला सामने आया है। महिला ने जिम ट्रेनर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि जिम ट्रेनर ने खुद को हिंदू बताकर दोस्ती की, फिर बलात्कार करने के बाद उसका अश्लील वीडियो बनाया। युवक ने महिला को ब्लैकमेल करके करीब 15 लाख रुपए बैठे। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाने का है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।